नमस्कार जी, मेरे प्यारे बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक जो है रेस्पिरेशन, हमने प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स का भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रेस्पिरेशन। चलिए, जो हमारा जो लास्ट पॉइंट जो था डाइजेशन कंप्लीट हो गया है ना। डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो लास्ट सेकेंड जो प्रोसेस है एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द सेल ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलेगा? सवाल तो ये उठेगा, हमने तो पढ़ लिया था, है ना, एसिमिलेशन यानी कि यूटिलाइजिंग ऑफ digested food in the cell of the body for growth, repair, etc. है ना, यही हमारा सिमुलेशन है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड विच इज ऑब्जर्व इन द सेल ऑफ द बॉडी। कैसे एनर्जी जो है रिलीज होता है? एनर्जी जब रिलीज होगा जब फूड जो है जलेगा, यानी कि कंबशन ऑफ फूड, यानी कहने का मतलब ये है कंबशन ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ फूड। कहने का मतलब ये है कि जब फूड जो है ऑक्सीजन के, मान लो कि सभी लिविंग ऑर्गेन्स जो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, इंटेक करते हैं। जब ऑक्सीजन को इंटेक करेंगे तो फूड जो होगा जलेगा, और फूड जो है ब्रेक होगा, क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। और ये एटीपी क्या है? ये एनर्जी है। एटीपी क्या है? ये जो है एनर्जी है। जब फूड जलेगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, ऐसा नहीं। और इसी को कंबशन ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ फूड को ही कहा जाता है रेस्पिरेशन। आइए समझ में, रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी कि रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जहाँ एनर्जी जो रिलीज होता है फूड से, उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। आपके 10th क्लास में डेफिनेशन यही लिखा है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। लेकिन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, और इसको कंप्लीट डेफिनेशन समझते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको रेस्पिरेशन समझ में आएगी। और ये भी आपका जो सवाल था, हाउ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम फूड विच इज अब्जॉर्ब इन द सेल ऑफ द बॉडी, कंबशन ऑफ फूड। जब फूड चलेगा तो आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, आइए सामने देखिए, रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कहने का मतलब ये है, अगर फूड जो है बाहर चलेगा, यानी कि बर्निंग ऑफ फूड आउटसाइड द बॉडी, उसे हम कहेंगे कंबशन। अगर फूड जो जलेगा आउटसाइड द बॉडी, उसे हम कहेंगे कंबशन। अगर फूड बॉडी के अंदर जलेगा इनसाइड द बॉडी, उसे कहेंगे रेस्पिरेशन। बस यही डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, बट क्या है? ये कंबशन रिएक्शन है विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ऐसा समझे? ठीक है, यही चीज, यही पॉइंट मैंने लिखा दिया।
द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और कंबशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन, is known as respiration, और दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे आपका फूड जो है ऑक्सीजन में इंटेक करेगा, ऑक्सीजन में इंटेक करेगा जो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के फॉर्म में है, ऑक्सीजन इंटेक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके जो प्रोडक्ट्स जो निकलेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन में जो इसके प्रोडक्ट्स निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसके जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और आपको एनर्जी देगा इन द फॉर्म एटीपी के फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यही मैंने लिखा है। रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज अ कंबशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। और रेस्पिरेशन डिफाइन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है। देखिए फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या है? जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है। अब रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन क्या है? रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन क्या है? जहां पर फूड जो है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और फूड जो है ब्रेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी और एटीपी, ठीक है। अच्छा, इसलिए हम कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, और इसको डिफाइन कर सकते हैं रेस्पिरेशन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? बोलिए, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और फोटोसिंथेसिस क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड मतलब इन और थर्मिक मतलब कि हीट, यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ आप हीट आप दे रहे हो, जहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हीट इज गिवन, उस रिएक्शन कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हीट गिवन है, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हीट जो है गिवन है, इसको हम फोटोसिंथेसिस को कहेंगे इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ देखिए यहाँ हीट जो है रिलीज हो रहा है, यानी कि एक्सो यानी कि आउट, थर्मिक यानी हीट जो है रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक। देखिए यहाँ पे हीट जो है रिलीज हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए रेस्पिरेशन को कहा गया है इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसा समझे? देखिए यही पॉइंट मैंने लिखा है। एक पॉइंट और है कि रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्या होता है? एनी सब्सटेंसेस
केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एनी सब्सटेंसेस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एनी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे एनी सब्सटेंसेस जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एनी सब्सटेंस कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। कहने का मतलब ये है एनी सब्सटेंस जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एनी सब्सटेंस जहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन जो है हट रहा है उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसीलिए रेस्पिरेशन को कहा गया है, रेस्पिरेशन का है इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फोटोसिंथेसिस को कहा गया है इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आए समझ में? तो कहने का मतलब ये है द कंबशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। चाहे फूड का कंबशन हो चाहे फूड का ऑक्सीडेशन हो उसे कहेंगे रेस्पिरेशन। यहीं पे लिख दिया एक लाइन, रेस्पिरेशन इज इक्वल टू कंबशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। Respiration is the reverse process of photosynthesis. It is an exothermic reaction. और respiration is a catabolic या catabolism reaction. ये तो समझ में नहीं आया, ये तो नया पॉइंट है। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है? चलिए समझते हैं। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में जो है कई सारे रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, कहने का ये है ऑल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है सब सेल के अंदर ही होगा। जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है 2 टाइप्स के हैं, पहले लिखते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। कहने का मतलब ये है all chemical reaction takes place in the cell of the body क्योंकि सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन होगा और सेल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि सेल के अंदर ही न्यूट्रिशन ऑब्टेन होगा, सेल के अंदर ही जो है गैसेस एक्सचेंज होगा। ये सब जितने भी फंक्शन है सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन होगा। जितने भी फंक्शन है ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है, सब सेल के अंदर ही होगा। इसलिए सेल को कहा गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है जितने केमिकल रिएक्शन है वो सेल के अंदर ही होगा। और 2 टाइप्स के हैं, ये जो है 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स के जो है एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म। ये इसका मीनिंग क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज बन रहा हो, जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज बन रहा है, सिंथेटिक प्रोसेस यानी कोई चीज बन रहा हो, सिंथेटिक प्रोसेस जब कोई चीज बन रहा हो उसे कहेंगे एनाबॉलिज्म रिएक्शन। जैसे एग्जांपल्स फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल्स लिख लीजिए, एग्जांपल्स फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ फूड जो है बन रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, बन रहा है, यानी क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। C6H12
O6 प्लस O2, ठीक है, O2 प्लस O2। यहाँ देखिए फूड जहाँ बन रहा है सिंथेटिक प्रोसेस, इसे कहेंगे एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो ऐसा अब हम समझते हैं अपना सेकेंड टाइप जो है, फर्स्ट टाइप हो गया, अभी सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप जो है कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जो होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे कुछ टूट रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे कोई कुछ टूट रहा है उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, रेस्पिरेशन, एग्जांपल जो है रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन फूड जो है ब्रेक हो रहा है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, फूड जो है ब्रेक हो रहा है, देखिए CO2 प्लस H2 प्लस ATP, देखिए। इसीलिए रेस्पिरेशन को कहा गया है कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म। आई समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक, ठीक है। आई समझ में आपको फिर ये वाला पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म रिएक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है, हम तो समझ लिया, ठीक है। बट ये रेस्पिरेशन जो है कहाँ हो रहा है, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ये रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है। कहने का मतलब ये है जितने भी प्रोसेस हो रहा है वो सब सेल के अंदर ही होगा, सब सेल के अंदर ही होगा। तो देखिए द साइट ऑफ रेस्पिरेशन जो होगा कहाँ पे होगा, सेल में। कहाँ पे होगा, सेल में। सेल में कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है साइट ऑफ रेस्पिरेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है पावर हाउस या फर्नेस ऑफ द सेल, क्योंकि फूड जो है कहाँ बन रहा है, मैक्सिमम फूड कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए कहा गया इसको पावर हाउस या फर्नेस ऑफ द सेल। और इसे यह भी कहा एनर्जी करेंसिंग ऑफ द सेल कहा जाता है, एनर्जी करेंसिंग ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सेल के बारे में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, ठीक है, ऐसा एक डबल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, देखिए ये स्ट्रक्चर बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो एरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस
एरोबिक रेस्पिरेशन से फूड जो है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा, कम्प्लीटली फूड जो है ब्रेक डाउन होगा, और इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होगा, इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होगा। और लास्ट में जो है इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में भी होगा और एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ सेकेंड, व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन? नाम ही समझ में, एन यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और फूड जो है पार्शियली ब्रेक डाउन होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियली ब्रेक डाउन होगा, और इसमें एनर्जी जो है कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? ओनली इस साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, ये केवल सिर्फ जो है साइटोप्लाज्म में होगा। और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे? अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो इसके जो बाय प्रोडक्ट्स जो हो गए इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP, एनर्जी जो फॉर्म होगा 2 ATP फॉर्म में होगा। और अगर ह्यूमन में हो रहा है, इन ह्यूमन मसल्स में हो रहा है, ह्यूमन मसल्स में हो रहा है, तो क्या इसका बाय प्रोडक्ट्स होगा लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। ऐसा इसी में सारे पॉइंट जो है लिख दिया मैंने, ये देखिए, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इसका जो एंड प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, और जो एनर्जी जो होगा 36 to 38 ATP, ठीक है। और कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में भी होगा और एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, ठीक है, ऐसा। और नेक्स्ट है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, स्पेलिंग गलत है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, एब्सेंस है, absence, it takes place in the absence of oxygen। और इसमें पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, यानी कि कंप्लीटली फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा, पार्शियली होगा, ठीक। और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इथेनॉल C2H5OH प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP, ठीक है, ये इसके बाय प्रोडक्ट्स है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, प्लस 2 ATP। और इन ह्यूमन मसल में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, यानी कि 2 H3C COH H COH प्लस 2 ATP, ठीक है। और कहाँ पे होगा? ओनली साइटोप्लाज्म में होगा, ओनली साइटोप्लाज्म में होगा। आई होप आप समझ में आ गया। लेकिन सवाल ये होता है कि हाँ रेस्पिरेशन जो है हमारा ऑक्सीजन जो फूड जो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 मेथड से हो रहा है, एक है एरोबिक में रेस्पिरेशन और एक है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कब जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा? देखिए कभी कभी जो हमारी बॉडी जो है हाईली एक्टिविटीज़ कर लेती है, एक्सट्रीमली एक्टिविटीज़ कर लेती है। जब एक्सट्रीमली, जैसे मान इसका आप एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आप कई दिनों के बाद जो है क्रिकेट खेलने गए हैं, आपने बॉलिंग करी, आपने पहली बॉल डाला, दूसरी बॉल डाला, तीसरी बॉल डाला, चौथी बॉल डाला, पांचवी बॉल डाला, छठी बॉल डाला, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है पेन करने लगा, यहाँ पे जो है पेन करने लगा, क्योंकि
आपने इससे पहले ज़्यादा एक्टिविटी किया नहीं है और अचानक से आपने ज़्यादा एक्टिविटी कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे पेन करने लगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है कम सप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या जो थी कम थी। तो वो एनर्जी को कौन फुलफिल कर रहा था? वो फूड जो है कैसे ब्रेक डाउन हो रहा था? बाय द प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जब फूड जो ब्रेक हो रहा था तो एनर्जी तो रिलीज हो ही रहा था, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा था, जिसको आपको मसल्स में क्रैम्प्स आ जाता है, आपको पेन होने लगता है। ठीक है, ऐसा। और फिर उसके बाद यही अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर एक दिन के बाद जो आपको यहाँ पे पेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है ज़्यादा हो चुकी है पहले के मुकाबले में। अब आपको ज़्यादा पेन नहीं करेगा, अब आपको हैबिट बन चुकी है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको मसल्स में जो क्रैम्प्स जो आ जाते हैं, किस लिए आ जाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, कि उस मसल में जो है लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक है, अब कोई अगर ऐसे मसल ले तो आपको आराम मिलता है, लैक्टिक एसिड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर ब्लड फ्लो होने लगता है, सफिशिएंट ब्लड फ्लो होने लगता है। जब ब्लड फ्लो सफिशिएंट फ्लो होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो ईजिली जो है इसको रिमूव कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा लैक्टिक एसिड को। ठीक है, ऐसा समझो। चलिए अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन आपको मालूम है कि जब ग्लूकोज जो है C6H12O6, जब ग्लूकोज जो होगा ब्रेक होगा, जब ग्लूकोज ब्रेक होगा उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस। और ये वन मॉलिक्यूल रहता है, जो ग्लूकोज जो है वन मॉलिक्यूल रहता है। और ये कहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा? ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, और क्या फॉर्म हो जाएगा? क्या फॉर्म हो जाएगा? पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड या पायरुवेट फॉर्म हो जाएगा। और ये कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कहने को लग जो ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, अब इसमें से पायरुविक एसिड या पायरुवेट में 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन एटम्स जो है प्रेजेंट होंगे, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यही जो है नेक्स्ट स्लाइड से जाते हैं आपको, नेक्स्ट स्लाइड से जाता हूँ। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड यानी कि 2CCO6। ठीक है, पायरुविक एसिड जो है वो भी 2 मॉलिक्यूल्स जो है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल कहाँ पे होगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the presence of oxygen O2, पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। ओके, इस पे 36 to 38 ATP फॉर्म। आज समझ में, ये था मैकेनिज्म।
कहने का मतलब ये है जब पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो है अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो आएगा इसको ब्रेक करेगा और फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एटीपी, यानी कि हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज्ड होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसी को हम कहते हैं कर्व सर्कल, इसी को हम कहते हैं, समझना नहीं है आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा व्हाट इज अ कर्व सर्कल। इसी को हम कहते हैं कर्व सर्कल, इसी को हम कहते हैं कर्व सर्कल माइटोकॉन्ड्रिया। आया समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो ग्लूकोज जो है, इसमें जो ग्लूकोज जो है C6H12O6 वन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है वन मॉलिक्यूल से ब्रेक होगा, कहाँ ब्रेक होगा? इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, कहाँ ब्रेक होगा? साइटोप्लाज्म। और उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस। क्या फॉर्म होगा? 3 कार्बन एटम्स के मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट। एसिड और पायरुवेट वो भी 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या फॉर्म होगा? पायरुविक एसिड या पायरुवेट, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स। इसका जो फॉर्मूला जो रहता है H3COC, ठीक है। ऐसा हो गया, ये था पायरुविक एसिड और पायरुवेट, ठीक है। अब क्या करें? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यही जो है पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या है? 2 molecules in the absence of oxygen, दो पॉसिबल है कि अगर एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, इसका जो एंड प्रोडक्ट जो हो गए, एंड प्रोडक्ट्स जो होगा क्या होगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP, ऐसा ठीक है। कहने का मतलब ये है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP, ठीक। ऐसा समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 एंड नंबर 2 में जो है इन ह्यूमन
मसल्स, इन ह्यूमन मसल्स, ठीक है। इन ह्यूमन मसल्स में क्या है, इसके जो एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे, इसका एंड प्रोडक्ट्स जो होगा, इसका एंड प्रोडक्ट्स जो होगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, 2 ATP, यानी कि H3CH OH COH प्लस 2 ATP O2, ठीक है। आज समझ में, ये इसके बाय एंड प्रोडक्ट्स जो है इन ह्यूमन मसल। और यही लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स में जम जाते हैं, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस क्रैम्प्स, जो मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यू टू, किस लिए, जब आप एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने बॉडी जो रिलैक्स आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा समझो। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगला जो हमारा टॉपिक जो है, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लीजिए कैसा जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके कौन कौन से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन्स है। पहला क्या है, नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैचिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वोलाई, ये क्या था, ऑर्गन्स थे। इसी को मैंने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैचिया, ब्रोंकाई, स्पेलिंग गलत है, एक मिनट, bronchi, lungs and डायफ्राम, ठीक, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। इसके जो मेन ऑर्गन्स जो है नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैचिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, हाँ स्पेलिंग सही, डायफ्राम, ठीक है। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। इसको जो है मैं, जो आपका एयर जो पार्ट जो है, ये एरिया जहाँ पे एयर जो पासेज हो रहा है, जब एयर को इनटेक कर रहे हैं, उसको आप नोज कहेंगे, नोज। और ये जो पासेज दिख रहा है, ये इसे हम कहेंगे नसल कैविटी, नसल कैविटी। और ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका फेरिंग्स है, और ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका ट्रैचिया है, अब यही ट्रैचिया जो है डिवाइड हो रहा है, जब ट्रैचिया जो डिवाइड हो जा रहा है, उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये वाला रीजन जो है, ये रीजन ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई जो है प्लूरल शब्द है, और ब्रोंकस जो है सिंगुलर है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रैचिया जो है ऐसे डिवाइड हो रहा है, ये आपका ट्रैचिया है, और यही ट्रैचिया जब डिवाइड हो रहा है, इसको हम कहेंगे ब्रोंकाई, इन दोनों का ही ब्रोंकाई। और सिंगुलर को अगर कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे ब्रोंकास, कहेंगे।
ठीक है। और यही ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, देखिए यही ब्रोंकाई जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड हो रहा है। देखिए आइए इसको समझते हैं, ये देखिए जब यही ब्रोंकाई जो है फर्दर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, इसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसे हम कहेंगे ब्रोंक्यूल। और इसी ब्रोंक्यूल्स में जो एंड वाला जो पार्ट जो है ये एंड पार्ट जो है ये पार्ट जो है, ठीक है, इसे कहते हैं हम एल्वोलाई। इसे हम कहते हैं एल्वोलाई, छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई। ठीक, और ये आपका लंग्स है, ये जो लंग्स है ये आपका लंग्स है। और ये आपका जो है ये रीजन जो है डायफ्राम। कहने का मतलब जो है जो डायफ्राम जो अपर पार्ट है, डायफ्राम जो अपर पार्ट है उसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं या थोरेस कैविटी कहते हैं। और डायफ्राम के जो नीचे पार्ट जो है वो है आपका एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, क्योंकि डायफ्राम जो है सेपरेट्स करता है थोरेस कैविटी या चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी से, ऐसा समझना। ठीक है, यहीं पे मैं डायग्राम हो गया। चलिए ठीक है, और बाकी भी यहाँ डिस्क्राइब कर दिया मैंने ब्रोंक्यूल और एल्वोलाई। ठीक है, ऐसा समझ में आपको। ठीक, और नेक्स्ट जो है हमारा, चलो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि जो हमारा लंग्स जो है एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा। ठीक है, जो ये डबल जो मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन उसका नाम जो है प्लूरा। ठीक है, प्लूरा कहते हैं। क्या नाम है, कौन से मेम्ब्रेन जो है लंग से कवर्ड है उसका नाम जो है प्लूरा। ठीक, और जो यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहा है, ये ट्रैचियम में अटैच है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये क्या करता है, ये ट्रैचियम को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर एयर ना जाए तो ट्रैचिया जो है कोलैप्स ना हो पाए, तो ये प्रिवेंट करता है, फ्रॉम कोलैप्स। ठीक है, द वॉल ऑफ ट्रैचिया, जो ट्रैचिया का जो वॉल है कोलैप्स ना कर सके, इसलिए यहाँ पर लगा है, सपोर्ट किया है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका मतलब टू प्रिवेंट, इसका मतलब जो है टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स the wall of trachea when there is no air in it. When there is no air in it. ठीक है, ऐसा समझे। ठीक, क्लियर हो गया।
ठीक है, ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, सपोर्ट करता है ताकि कोलैप्स ना कर सके। ठीक है, और इसमें जो अटैच है रिब्स, जो हमारा लंग्स जो है ये रिब्स से कवर्ड है, ये प्रोटेक्शन करता है लंग्स को। ठीक है, शॉक से प्रोटेक्ट करता है, जो शॉक वेव से उससे प्रोटेक्ट करता है। ऐसा समझ। चलिए, और ये आपका जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया है, और ये जो आपका रिंग दिख रहा है, ये पार्ट जो है ये जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, और ट्रैकिया जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इसको हम कहेंगे ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई स्मॉल ट्यूब में, और स्मॉल ट्यूब में जो एट द एंड ऑफ द अटैच है बैलून जैसे अटैच, इसको एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, ये हो गया है। चलिए, यहाँ पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप जो है नोट कर लीजिए, डायफ्राम ये क्या है, सीट ऑफ मसल्स है, सीट ऑफ मसल्स है, सीट ऑफ मसल्स है। ठीक, अगर डायफ्राम में जो लोअर पार्ट है, डायफ्राम से अगर जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जो लोअर पार्ट है, इसे कहेंगे हम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल। ठीक है, डायफ्राम। और डायफ्राम से अगर अपर पार्ट है, अपर पार्ट है, डायफ्राम से अपर पार्ट है, उसे हम कहेंगे चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी, और थॉरैक्स कैविटी, थॉरैक्स कैविटी, और प्लूरल कैविटी भी कहेंगे। ठीक है, प्लूरल कैविटी भी कहेंगे। ऐसा समझ। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो ये जो लंग्स जो है, लंग्स जो एक एयर टाइट स्पेस है, एक एयर टाइट स्पेस चैम्बर है, जो उसको हम कहते हैं थोरैक्स कैविटी, पैक्ड है, एक एयर स्पेस टाइट में पैक्ड है, जिसको हम कहते हैं थोरैक्स कैविटी। ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए, अब डायग्राम समझते हैं, डायग्राम समझते हैं। क्या होता है इनहेलेशन और क्या होता है एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस इनहेलेशन, जब एयर को इनटेक करते हैं, जब एयर को जब इनटेक करते हैं ना, जो रिब्स जो है, जैसे मैंने एयर को इनटेक किया, जो रिब्स जो है अपवर्ड हो गया, ऊपर तरफ है, और फूल गया आउटवर्ड। ठीक है, फूल गया आउटवर्ड। और सेकेंड क्या हुआ, डायफ्राम जो है, जो नीचे जो डायफ्राम जो है ना, वो नीचे हो गया आपका फ्लैट। ठीक है, फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है, जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जो होता है इंक्रीज हो गया है, जिसके जब ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, यानी कि एयर को क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। ठीक है, वही लिखा है, देखिए ब्रीदिंग इन एयर इन, जैसे रिब केज, जैसे आपने एयर को इनटेक किया, जो रिब केज है वो ऊपर तरफ आया, ऊपर तरफ, और फूल गया। और जो डायफ्राम जो है, डायफ्राम फ्लैट हो गया, डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड। जो डायफ्राम जो है मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड एंड फ्लैट हो गया है। ठीक है, इन द एयर हो गया, और जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जो है इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जो है इंक्रीज हो गया है। और ब्रीथिंग आउट, जैसे एक्सहेल करते, बाहर निकालते, जैसे मैंने इनटेक किया, अब मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो देखिए
जैसे आपने बाहर निकाला एयर को, जो आपका रिब्स थे वो डाउन हो गया, यानी कि इनवर्ड जो आपका रिब्स जो थे डाउन हो गया है, और जो डायफ्राम जो था वो भी क्या है, इनवर्ड हो गया, ऊपर आ गया। डायफ्राम जो ऊपर हो गया, फ्लैट नहीं हो, ऊपर हो गया, मूव्स अपवर्ड, ठीक है, मूव्स अपवर्ड, ठीक है, ऐसा हो। तो जिसकी वजह से जो है जो चेस्ट का कैविटी जो है वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया है, ठीक है, जो चेस्ट का कैविटी जो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया। तो यही है ब्रीदिंग आउट। ये देखिए जो रिब्स जो है सिकुड़ गया, यानी कि यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे जो रिब्स जो है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी कि सिकुड़ गया, यहाँ पे एक्सपेल्ड हो गया यानी कि फूल गया, ठीक है। यही होता है ब्रीदिंग इन और आउट पे, ठीक है। चलिए यही मैंने लिखा था नोट्स, ये नोट्स लिखा था। लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन, लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्लूरा, प्लूरा। और जो लंग्स प्रेजेंट है थोरैक्स कैविटी और प्लूरल कैविटी, लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, अपर पार्ट में प्रेजेंट है ना, चेस्ट कैविटी में या थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो है, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू एल्वेओलाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैसेस कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस जो है एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई एक साइट है, एल्वेओलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है गैसेस जो है एक्सचेंज होते हैं। और ये एल्वेओलाई जो है लगभग 600 मिलियंस हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, 600 मिलियन, क्योंकि जो एल्वेओलाई जो है एक लंग्स का यूनिट है, एल्वेओलाई जो है एक लंग्स का जो है यूनिट है, जो कि हमारे 600 मिलियंस प्रेजेंट है, यानी कि इसका इतना एरिया है कि एक पूरा टेनिस स्पोर्ट जो है, टेनिस का जो कोर्ट यार्ड है उसको कवर कर लेगा एरिया, इतना इसका एरिया है, ऐसा है, ठीक है। अप्रॉक्स जो है 600 मिलियन, अप्रॉक्स जो है 600 मिलियन, 600 मिलियन, आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में जो सेल्स जो प्रेजेंट अप्रॉक्स 10 की पावर 13 सेल्स, जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट हैं अप्रॉक्स 10 की पावर हमारी बॉडी में सेल्स जो प्रेजेंट है अप्रॉक्स जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट है 10 की पावर 13 सेल्स प्रेजेंट है, 10 की पावर 13 सेल्स जो है प्रेजेंट है, 10 की पावर 13 सेल्स। अब देखिए इसी का मैं छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ, एल्वेओलाई एक छोटा सा यूनिट में ले लेता हूँ, गैसेस जो है एक्सचेंज होता है, गैसेस जो है एक्सचेंज होता है। देखिए मान लीजिए ये मैंने एक हिस्सा लिया एल्वेओलाई, ये मैंने हिस्सा लिया, ये आपको जो है एल्वेओलाई, ठीक है, एल्वेओलाई ऐसा। और यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसियस, यहीं पे जो है गैसेस एक्सचेंज होगा। तो मान लीजिए जैसे आपने एयर को इनटेक किया, जैसे आपने एयर को इनटेक किया तो जो आपका लंग्स में जो कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीजन था, एल्वेओलाई में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन था उसका हाई हो गया, इनटेक एयर, इनटेक एयर, इनटेक एयर, तो जिसके वजह से यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई हो गया। अब ये ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ब्लड वेसल में जाएगा। ऑक्सीजन जो कैसे जाएगा? ब्लड वेसल में जाएगा। देखिए ये आपका ब्लड वेसल है कि ऑक्सीजन जो है कैसे सेल के अंदर जाएगा? बाय ब्लड वेसल के द्वारा जाएगा, ब्लड वेसल के द्वारा जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक सेल बना दिया, यहाँ पे मैंने एक सेल बना दिया, यहाँ पे मैंने सेल बना दिया। ऑक्सीजन को चाहिए फूड को ब्रेक करना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा है, यहाँ पे सेल बना दिया। यहाँ पे सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है आपका हीमोग्लोबिन Hb। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करेगा और ब्लड में जो है इसको डिफ्यूज कर देगा। ठीक है, जो सेल में जो है यहाँ पे कैरी कर देगा। ठीक है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन क्या है आपका? हीमोग्लोबिन, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब जो है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके जो वॉल जो रहते हैं थिन रहते हैं, इसके वॉल जो है थिन रहता ताकि डिफ्यूजन जो है आसानी से हो सके। अगर वॉल ठीक रहेगा तो डिफ्यूजन आसानी से नहीं होगा। ठीक है, डिफ्यूजन जो आसानी से नहीं होगा। जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन जो कैरी किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन का 98% जो है हीमोग्लोबिन द्वारा कैरी करते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि एक वन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए Hb है, ठीक है, ये कैरी करेगा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन कैरी करेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूजन द्वारा एंटर कर लेगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा और फिर क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इकट्ठा हो जाएगा फिर ब्लड के द्वारा ही, पता है आपको हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो है केवल ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो लगभग जो है 15% कैरी करता है। ठीक है, ऐसा लगभग से। ठीक है, चलिए ये तो मैं कराई दिया। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एक्सेलेरेशन रेट्स मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, और डायफ्राम कट हो जाएगा, जिसके वजह से जो है चेस्ट कैविटी जो स्पेस है चेस्ट कैविटी जो है डिक्रीज हो जाएगा, चेस्ट कैविटी जो है डिक्रीज हो जाएगा। और इनहेलेशन के रिप्स मूव आउटवर्ड एंड अप, इसमें जो है चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया था, गलती से आगे से स्लाइड आ गया होगा। ठीक है,
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन, मैंने आपको बता दिया कि इसका दो मेथड्स है। पहला मेथड्स क्या है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, वो भी क्या है, कितना 2%, कितना 2%। और जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन कैरी किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय द विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, कितना 98%, 98%। अब डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके 3 वेज है। पहला क्या है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, यानी लिक्विड के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लगभग जो है 5%, लगभग जो है 5%, ठीक, 5%। और बाइंडिंग हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन, याद कर लीजिए। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन अटैच है, इसको हम कहते हैं कार्बन, एक मिनट, इसे हम कहेंगे अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कितना कैरी करेगा, लगभग जो है 15%। लेकिन जो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। कहने का मतलब ये है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म हो जाएगा कार्बोनेट एसिड, कार्बनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा H2CO3। ऐसा समझ में? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रांसपोर्ट। गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, एल्वोलाई में होगा। कहाँ पे होगा, एल्वोलाई में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए, नोट। तो जितने भी रेस्पिरेटिंग ऑर्गन्स है, जितने भी रेस्पिरेटिंग ऑर्गन्स हैं, उनके पास जो है थिन वॉल है। क्यों थिन वॉल है, ताकि डिफ्यूजन जो है अच्छे से हो सके, डिफ्यूजन जो है अच्छे से हो सके, इसलिए। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रीथिंग रेट, हम डिस्कस करते हैं ब्रीथिंग रेट। तो लेकिन जो एडल्ट में जो ब्रीथिंग रेट है कम से कम 12 to 20 मिनट्स पर मिनट, 12 to 20 पर मिनट्स। और जो इनफैक्ट में जो है 25 to 40 पर मिनट होते हैं। इनफैक्ट में ब्रीथिंग रेट क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम रहता है जहाँ पे लंग्स जो है डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे लंग्स जो है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है इनफैक्ट में, यानी कि बेबी में। तो लंग्स जो डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से जो है उनके सांसेस जो है तेज़ी से चलते हैं। आपने देखा कि बेबी का जो सांसेस, जो ब्रीदिंग रेट है बहुत तेज़ी से चलता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो है जो ब्रीदिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन का पार्ट्स है। अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा डिटेल में इन द नेक्स्ट चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करूँगा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये क्या ऑटोनॉमस एक्टिविटी है, ऑटोनॉमस फंक्शन है, यानी कि ऐसे फंक्शन जो अपने आप होते हैं। जैसे आप जो हार्ट है वो अपने आप पंप कर रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते, यानी कि इनवॉलेंट्री फंक्शन। जो सांस है वो अपने आप ले रहे, इसको आप रोक नहीं सकते, यानी कि इनवॉलेंट्री फंक्शन, ठीक है। जैसे आपका फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, यानी इनवॉलेंट्री फंक्शन। इसलिए कहा कि ब्रीथिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, अब जैसे हम एयर को इनटेक करते हैं, आपको मालूम है एयर में बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है, बहुत सारे गैसेस हैं। लेकिन कुछ अगर हम बात करें जब इनहेल करते हैं, कंपोजिशंस ऑफ एयर, कंपोजिशंस ऑफ एयर, जब नाइट्रोजन को हम इनहेल करते 78% और एक्सहेल करते 78%, और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं 21% और एक्सहेल करते 16%, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं लगभग 0.03% एंड एक्सहेल करते 4%।
लेकिन सवाल ये आता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है चेंज क्यों नहीं होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है चेंज क्यों नहीं होता है। इसका आंसर ये है कि नाइट्रोजन जो है ना ही हमारे बॉडी में इसको यूज़ होता है और ना ही हमारे बॉडी में ये बनता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन is neither used nor produced in the cell of the body, ठीक है, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है आपका रेस्पिरेटरी डिजीज, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका रेस्पिरेटरी डिजीज, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज क्या है, ठीक, डिस्कस कर लेते हैं। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा एक प्रकार का रेस्पिरेटरी डिजीज है। जो लोग सिगरेट को इंटेक करते हैं, जो सिगरेट इंटेक करते हैं उसमें जो है, जो हमारे लंग्स में जो है एल्वियोलाई जो है टूट जाता है। अगर एक बार एल्वियोलाई टूट जाता है तो कभी दोबारा नहीं बनता है। तो जैसे एल्वियोलाई टूट जाता है उसको हम डिजीज करते हैं एम्फीसीमा। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू हैवी सिगरेट, इसमें लोग जोर जोर से सांस लेते हैं, ठीक है, जोर जोर से सांस लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है, जो ब्रोंकस में स्वेलिंग आ जाना, मतलब फूल जाना, ब्रोंकस में जो स्वेलिंग आ जाना उसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग इन ब्रोंकाई। और अस्थमा क्या है, अस्थमा क्या है, एक प्रकार का एलर्जी डिजीज है, एलर्जिक डिजीज है, जहाँ पर जो ट्रैचिया जो है ना, ट्रैचिया, जो ट्रैचिया है, जो ट्रैचिया है यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग, यहाँ पे जो है स्वेलिंग आ जाता है, स्वेलिंग, ट्रैचिया में, ट्रैचिया में, ठीक है। और हे फीवर क्या है, हे फीवर ऐसे इंसान का है जिसको पोलन ग्रेन से एलर्जी होता है, पोलन ग्रेन से जो है एलर्जी होता है, ठीक। ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए कोई अगर शादी करता है तो ऐसे लोग से अवॉइड करते हैं जयमाल को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उससे कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाता है ऑन द स्पॉट में, इतना एलर्जिक फीवर जो रहता है, पोलन ग्रेन का रहता है, ठीक है। ये था आपका रेस्पिरेटरी डिजीज। और आपका लास्ट टॉपिक जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो मालूम, देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है सारे एनिमल्स के लिए लंग्स नहीं है, केवल ह्यूमंस के लिए, डॉग्स के लिए, ये सब लंग्स के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। पहला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बॉडी सरफेस, गिल्स, स्किन, ट्रैचिया, लंग्स, बॉक्स लंग्स, ठीक है। तो जो पहला जो बॉडी सरफेस है, जो रेस्पिरेटिंग ऑर्गन्स है, स्पॉन्जिस हो गया, अमीबा हो गया, प्लैनेट हो गया, ये ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं बॉडी सरफेस से, ये ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं बॉडी सरफेस से। स्पॉन्जिस जो क्या है एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स है। अब जो गिल्स आपने देखा होगा, फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया, टैडपोल्स हो गया, वो ऑक्सीजन को कैसे इंटेक करते हैं, उनके प्रेजेंस से गिल्स के द्वारा इंटेक करते हैं। और जैसे स्किन है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं स्किन के द्वारा, जैसे अर्थवर्म हो गया, फ्रॉग हो गया, अर्थवर्म, फ्रॉग, ये स्किन से ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। और नेक्स्ट जो है ट्रैचिया, नेक्स्ट जो है ट्रैचिया। जब ट्रैचिया जो है इंसेक्ट्स, जो कॉकरोच है, इंसेक्ट्स जो कॉकरोच है, मान लीजिए कॉकरोच है, कॉकरोच में प्रेजेंट है सरफेस में स्पेडिकल्स, कॉकरोच के सरफेस में प्रेजेंट है स्पेडिकल्स।
और यही स्पेक्ट्रल्स एक ट्यूब से इंटरकनेक्टेड है, एक ट्यूब से इंटरकनेक्टेड जिसको हम कह रहे हैं ट्रेचिया, ठीक है। यही स्पेक्ट्रल्स एक ट्यूब से इंटरकनेक्टेड ट्रेचिया। जितने भी इंसेक्ट हैं जो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो आपका ट्रेचिया। और लंग्स हो गया जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, प्लस फ्रॉग भी आ जाएगा, ठीक है। बुक लंग्स जैसे स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये था रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ से सवाल ये बनता है कि द रेट ऑफ breathing in aquatic animals is more than terrestrial animals। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो एक्वेटिक एनिमल्स है और जो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो ज़मीन में से एनिमल्स जो रहते हैं, उनका अगर कंपेयर करेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट जो है वो ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स में जो है ऑक्सीजन जो है लो अमाउंट पे प्रेजेंट रहता है, और टेरेस्ट्रियल में जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आई होप ये हमारा चैप्टर था आपका लाइफ प्रोसेस का, जो टॉपिक था आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का टॉपिक जो अच्छे से ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म करें, और इसके जो नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जो है अगला वीडियो जो होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट में, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आज का वीडियो जो था लंबा था, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो रिवाइज करिए, ठीक है। तो जय हिंद।